क्या किया टॉपिक कल लास्ट में किया था महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा। ठीक है जी, चलो अब गांधी जी की कुमाऊं यात्रा अगर कर ली है तो कल आपने देखा पहले हमारे राज्य में कूली बेगार के आंदोलन हो रहे थे। कूली बेगार और वन आंदोलनों के बाद साल 1929 क्यों महत्वपूर्ण रहता है? इसलिए क्योंकि 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा की और जब 1929 में गांधी जी की कौसानी यात्रा हुई, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा हुई, तो इस यात्रा का प्रभाव क्या पड़ा? कुमाऊं में राष्ट्रवाद प्रारंभ हो गया। अब पूरी कहानी को आप समझो। गांधी जी आए थे कौसानी 1929 में, कुछ दिन कौसानी में रहने के बाद ये चले गए अपने यहाँ। कहाँ के हैं गांधी जी? गुजरात। गुजरात में वो कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम। तो गांधी जी वापिस साबरमती आश्रम चले गए। जब महात्मा गांधी वापिस साबरमती आश्रम गए तो साल 1930 चल रहा था और आपको पता है 1930 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले भारत में उस समय की जो कॉमन प्रॉब्लम थी, जैसे उनमें से एक बड़ी प्रॉब्लम थी नमक, कि अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर नमक पर कर लगाया जाता था, नमक पर टैक्स लगाया जाता था। तो साबरमती आश्रम गुजरात पहुंचते ही गांधी जी के द्वारा सबसे पहला काम क्या किया गया? इन्होंने कहा कि जो ये नमक पर टैक्स लगाते हैं अंग्रेजों के द्वारा, नमक पर लगने वाले कर का विरोध किया और नमक कर के विरोध के फलस्वरूप गांधी जी ने 1930 ईस्वी के अंदर नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? तो आपको पता होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चले और गुजरात में दांडी नाम की जगह पर पहुंचे और गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून क्या था? तो अंग्रेजों के जमाने में नमक बनाना अपराध था, हम नमक नहीं बना सकते थे, कोई भी व्यक्ति उस समय नमक नहीं बनाता था। अगर आपने नमक बनाया या फिर नमक को बेचा तो वो एक कानूनी अपराध होता था। अब गांधी जी का कहना ये था कि जब देश हमारा है तो संसाधन भी हमारे हैं, नमक पर कर नहीं लगना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी से पैदल एक यात्रा करी और वो दांडी नाम के स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने क्या किया? नमक बनाया। बनाया क्या? बना रहता है नमक तो नमक बनाया और उस नमक को अपने अनुयायियों को बेच दिया। तो नमक बेचना अपराध था, उन्होंने वो काम कर दिया और वो अंग्रेज का जो कानून है ना, उस कानून को तोड़ दिया, नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। अब नमक कानून के उल्लंघन का मतलब है, नमक कानून को तोड़ने का मतलब है कि गांधी जी एक नया सत्याग्रह भारतवर्ष में प्रारंभ कर चुके थे और उसे नाम दिया गया नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च भी कहते हैं उसे ना। तो चलो यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ गांधी जी के यहाँ से जाने के बाद? उत्तराखंड से जब गांधी जी गए तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करते हुए एक मार्च निकाला गया। क्या बोलते हैं उसे? दांडी मार्च कहते हैं। दांडी मार्च का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे। और महात्मा गांधी के इस दांडी मार्च में उनके साथ कितने अनुयायी थे, कितने फॉलोवर थे? 78। अब आपको पता होगा ये जो 78 अनुयायी थे जो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में चल रहे थे, इन 78 अनुयायियों में कहा जाता है 3 लोग हमारे राज्य से थे। तो दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था उत्तराखंड के 3 लोगों ने। कौन कौन थे वो? एक आदमी का नाम था ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल एक व्यक्ति है, और बोलो, और खड़ग बहादुर, और ठीक है जी भैरव दत्त। ये 3 लोग हैं। महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड राज्य से 3 लोगों ने प्रतिभाग किया। तो 3 लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की दांडी मार्च में प्रतिभाग किया, ज्योतिराम कांडपाल, खड़ग बहादुर और भैरव दत्त, ये 3 लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी के दांडी मार्च में साल 1930 में प्रतिभाग किया, जब गांधी जी की दांडी यात्रा। अब दांडी मार्च ये बेसिकली एक मार्च है। मार्च किसे कहते हैं? तो सर पैदल यात्रा को कहा जाता है। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नाम के स्थान पर जाकर के महात्मा गांधी ने नमक बेचा। गांधी जी के नमक बेचने का मतलब है कि गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। जो कानून बना हुआ था कि आप नमक नहीं बेच सकते, उन्होंने बेच दिया। नमक कानून का उल्लंघन करने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को जब गांधी जी गिरफ्तार हुए
तो गिरफ्तारी के साथ ही महात्मा गांधी ने अपने अन्य अनुयायियों को क्या कह दिया, एक तरफ वो जेल जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या कह दिया कि भैया ऐसा है कि मेरी गिरफ्तारी के साथ ही आप भारतवर्ष में एक नया आंदोलन शुरू कर दो, और वो जो नया आंदोलन होगा उसे नाम दिया गया क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 5 अप्रैल है या 6 अप्रैल? 6 अप्रैल है ना, हाँ ये 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी जगह पर। तो सविनय अवज्ञा इस एक आंदोलन को गांधी जी के द्वारा शुरू कर दिया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर जैसे ही गांधी जी ने नमक बेचा, गांधी जी के नमक बेचते ही संपूर्ण भारतवर्ष में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से सविनय अवज्ञा नाम का आंदोलन स्टार्ट हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन की थीम आप समझो। अवज्ञा का मतलब क्या होता है, आज्ञा की अवहेलना करना। अंग्रेजों के द्वारा आपको जो आज्ञा दी जाए उसकी अवहेलना करनी, उसको नहीं मानना है। कैसे? सविनय, विनय के साथ, प्रेम पूर्वक, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम पूर्वक विनय के साथ ब्रिटिश शासन के द्वारा जो आपको आज्ञा दी जाए उस आज्ञा की अवहेलना करनी है। और इससे जो आंदोलन शुरू होगा बस उसी को कहा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। कहां से शुरू हुआ? तो सर गुजरात से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब मेरी बात को सुनो, हमारे राज्य के कितने लोग गए थे दांडी मार्च में? 3। तो जब गांधी जी ने गिरफ्तार होते समय सबको कह दिया कि अब भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करो, तो गांधी जी के ये कहते ही कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है, वो 3 लोग जो हमारे राज्य से गए थे, वहां 3 लोग थे ना हमारे राज्य के, तो हमारे राज्य से जाने वाले जो 3 लोग थे उन 3 लोगों ने हमारे राज्य में आके यहाँ भी खबर दी होगी कि भाई गांधी जी कह रहे हैं कि शुरू करो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उनमें से जो आदमी था ना ज्योतिराम कांडपाल, वो जब पहुंचा हमारे राज्य में तो उसने कुमाऊं कांग्रेस के लोगों को कहा कि भाई गांधी जी ने कहा है सविनय अवज्ञा नाम का आंदोलन शुरू होना चाहिए। तो ज्योतिराम कांडपाल जैसे ही इस मैसेज को कुमाऊं लेकर के आया, तब कुमाऊं में भी क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो अब कुमाऊं में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चला, इस पर थोड़ा चर्चा करें। कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे चला? सविनय अवज्ञा नाम का जो आंदोलन है ये हुआ कब है, कौन से साल में हुआ है? 1930 में। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कुमाऊं पहुंचा, तो ध्यान रखना ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है, ये पहला नेशनल मूवमेंट है जो हमारे राज्य में हो रहा है। हमने आंदोलन इससे पहले भी किए थे, पर वो लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर के थे, जैसे कुली बेगार जंगलात। अब पहली बार है जब देश के लिए लड़ रहे हैं, तो पहला राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे राज्य में हुआ कौन सा होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कैसे चला सविनय अवज्ञा आंदोलन कुमाऊं में? तो साल 1930 में होने वाला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कुमाऊं में कुछ रूपों में देखने को मिला। जैसे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर सबसे पहला जो आंदोलन किया गया कुमाऊं वालों के द्वारा, उसे कहते हैं नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह का मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल और साधारण भाषा में समझना। नमक सत्याग्रह का मतलब है कि कुमाऊं के लोग भी अब अंग्रेजों से नमक नहीं खरीदेंगे, और अंग्रेजों ने नमक के लिए जो कानून बनाए हैं कि सिर्फ अंग्रेज ही नमक बना सकता है, बेच सकता है, हम उसका उल्लंघन करेंगे। क्या करेंगे? हम नमक बेचेंगे। जैसे आप करंट एरा में समझो, आज वर्तमान में शराब बेचने का अधिकार क्या इंडिविजुअल को है? हम शराब बेच सकते हैं? नहीं, सरकार लाइसेंस देती है, जिसके पास लाइसेंस है वही शराब बेच सकता है। तो अगर आप अपने घर में शराब बेचने लग जाओ तो गिरफ्तार होंगे ना। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में नमक बेचना अपराध था, तो अब हम क्या करेंगे? नमक सत्याग्रह में बेचेंगे नमक को। हाँ ये अपराध है, तब भी करेंगे इस अपराध को, फिर पुलिस हमें पकड़ेगी, जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चला कुमाऊं में, उसे कहते हैं नमक सत्याग्रह। एक दूसरा, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दूसरा जो सत्याग्रह या दूसरा जो आंदोलन कुमाऊं में प्रारंभ हुआ उसे बोलते हैं झंडा सत्याग्रह। नाम सुना है आपने? ये दूसरा एक आंदोलन था जो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय चलाया जा रहा था। इसमें कुछ नहीं करना था, जहां कहीं भी अंग्रेजों का झंडा लगा हो, अंग्रेजों के झंडे को हटाओ और भारत का झंडा लगाओ, इसे कहा गया झंडा सत्याग्रह। तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नमक बेच करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे, उनकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे। बहुत सारे लोग हैं हमारे राज्य में जो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों का झंडा हटा करके भारतीयों का झंडा लगाएंगे। दूसरा सत्याग्रह कौन सा हुआ? झंडा सत्याग्रह। तीसरा आंदोलन जो 1930 ईस्वी के समय हमारे राज्य के अंदर होता है वो था करबंदी आंदोलन। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, करबंदी का मतलब, कर मतलब टैक्स। तो अंग्रेजों के द्वारा साल 1930 से ठीक पहले उत्तराखंड में किसानों पर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया था। तो टैक्स बढ़ने के विरोध में
किसानों के द्वारा भी हमारे राज्य में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया और उस आंदोलन को नाम दिया जाता है कर बंदी आंदोलन। इसी साल 1930 ईस्वी के अंदर कुमाऊं क्षेत्र में वन आंदोलन जो है उसने फिर से आग पकड़ी। अब भाई वन आंदोलन क्यों हुआ, उसका कारण आप समझो। तो हमने कल या परसों की क्लास में पढ़ा था कि वन आंदोलन तो सर 1921 में हो गया था, पर 1921 में होने वाले वन आंदोलनों के बाद जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी थी उसने कहा था कि हम वन पंचायतें बनाएंगे। तो आप बताओ मुझे वन पंचायतें कब बनी? 31 में। तो मतलब 30 में तो नहीं बनी ना, तो 21 में हमने आंदोलन कर दिया था, 30 आ गया था, अभी तक वन पंचायतें नहीं बनी थी, इसलिए वन आंदोलन भी 1930 के समय एकदम से प्रमुखता से। तो 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो हमें इन 4 रूपों में कुमाऊं में देखने को मिलता है। एक जगह नमक सत्याग्रह हुआ, एक जगह झंडा सत्याग्रह, एक जगह करबंदी और एक जगह वन आंदोलन। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को समझना। सबसे पहले आते हैं नमक सत्याग्रह। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय नमक सत्याग्रह कहां पर हुआ? तो आपका आंसर होगा नैनीताल में हुआ। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? सर नैनीताल से। क्या हुआ अब उस कहानी को आप एक बार समझो, बहुत शॉर्ट सी कहानी है, फिर मैं 2-3 पॉइंट में उसको लिख दूंगा। 23 मई 1930 ईस्वी को कुमाऊं के सबसे प्रमुख नेता थे गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत ने 23 मई 1930 ईस्वी को नैनीताल में ये घोषणा करी कि मैं गोविंद बल्लभ पंत 25 मई 1930 ईस्वी को नैनीताल के रामलीला मैदान में नमक बेचूंगा। मतलब मैं घोषणा कर रहा हूं, जैसे मैं आज घोषणा कर दूं और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के कह दूं कि आज शाम को परेड ग्राउंड में मैं दारू बेचूंगा, तो पुलिस एक्टिव हो जाएगी ना कि मैं शराब बेचूंगा भाई। तो ऐसे ही क्या किया, उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर पुलिस रोक सकती है तो रोके मुझे, और लोगों से कहा कि सब लोग पहुंच जाना थैला लेकर के, नमक बेचूंगा मैं, कानून का उल्लंघन करूंगा। जब पुलिस को यह खबर मिली कि गोविंद बल्लभ पंत नमक बेचने वाले हैं, तो पुलिस ने कितनी तारीख को बेचना था नमक? 25 तारीख को। पुलिस ने 24 तारीख को ही गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार कर दिया। अब गोविंद भैया ने घर पे नमक का कटला रखा है। अब 25 तारीख को किसी को क्या पता कि गोविंद भैया गिरफ्तार हो गए? 25 तारीख हजारों की संख्या में लोग नैनीताल के रामलीला मैदान में आए हुए कि चलो हम नमक खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? गोविंद बल्लभ पंत से। 25 तारीख 12 बज गए दिन की, सब थैला लेके आए हैं, पर बेचने वाला ही नहीं आया क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार कर दिया गया था। तब इंद्र सिंह नयाल ने ये मोर्चा संभाला, उसने कहा रुको मैं बेचता हूं। वो गोविंद बल्लभ पंत के घर गए, वहां से कट्टा उठाया, उसको वहीं से गिरफ्तार कर दिया। तो 25 मई 1930 ईस्वी को कुमाऊं में नमक कानून के उल्लंघन का प्रयास किया गया, परंतु ब्रिटिश शासन की चौकसी की वजह से उस दिन नमक कानून टूटा नहीं था। फिर 2 दिन बाद 27 मई 1930 ईस्वी को बद्रीदत्त पांडे ने वो नमक का थैला उठाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। तो यही तोड़ना ही तो था ना। तो ये था कुल मिलाकर के कहानी कि मेरे पास एक कट्टा नमक हो, वो नमक मैं आपको बेचूं, आप उसे आगे बेचो, आगे वाले आगे बेचो, सब तोड़ो कानून। और जब सब कानून तोड़ेंगे तो क्या होंगे? कानून कोई तोड़ेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। तो मैं गिरफ्तार होऊंगा, उसके बाद तुम सब होंगे, फिर जिनको तुमने बेचा वो होंगे, फिर वो होंगे, फिर सब होंगे। तब तक क्या दिक्कत है? सब होंगे तब क्या समस्या? किसी एक को डांट पड़े, एक को मार पड़े तो थोड़ा सा बेइज्जती वाला भाव है, सबको डांट पड़े, सबको मार पड़े, फिर क्या दिक्कत है? पूरी क्लास पिटेगी जी, क्या दिक्कत है? फिर मारो सबको। तो अगर सामूहिक रूप से गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले कुमाऊं में सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय जो आंदोलन हुआ उसको क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह। कहां से शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कुमाऊं में किसने किया? तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत ने किया। गोविंद बल्लभ पंत ने किया। दूसरा प्रश्न कि नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानून किसने तोड़ा? तो फिर आप लिखेंगे जी 27 मई 1930 ईस्वी को बद्रीदत्त पांडे ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा का मतलब कि नमक को बेच दिया। दोनों अलग अलग बातें हैं ना। नमक कानून का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन लीड कर रहा था कुमाऊं के नमक सत्याग्रह को? तो गोविंद बल्लभ पंत। जबकि नमक कानून का उल्लंघन 27 मई 1930 ईस्वी को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 27 मई 1930 ईस्वी को नैनीताल के रामलीला मैदान में नमक को बेच करके नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, इतनी बात याद रखो। सबसे पहले तो हुआ ना, भूम भड़ाका हुआ। सबसे पहले आपने नमक बेच दिया तो नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। पहला आंदोलन जो कुमाऊं में हुआ साल 1930 के इस आंदोलन के बाद चलते हैं इस आंदोलन पर। कौन सा? झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह नाम का ये जो आंदोलन है ये कुमाऊं में किस स्थान पर हुआ? तब आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में हुआ।
1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय झंडा सत्याग्रह की घटना किस स्थान पर हुई? अल्मोड़ा। अब आप एक बार कहानी समझो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करना है। क्या थी कहानी? अल्मोड़ा में सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या था इनका प्लान? कि सभी के सभी लोग जुलूस निकाल करके अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर जाएंगे और अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर जो तिरंगा झंडा वो लगा है, यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा, उसे हटाएंगे और उसकी जगह वहां पर भारत का झंडा लगाया जाएगा। ये था प्लान। तो काम आसान है कि कठिन है? कठिन है। तुम अपने गांव के देवता का झंडा लगा सकते हो सचिवालय में आज कि हमारे गांव का देवता, जाने देंगे तुमको? नहीं ना। तो सेम ऐसा ही ये तो बताओ, उनके शासन का झंडा हटा रहे हैं। तो क्या हुआ अल्मोड़ा के अंदर? सुनो, 26 मई 1930 ईस्वी को शांतिलाल त्रिवेदी, एक नाम याद रखना है, कौन? शांतिलाल त्रिवेदी, और दूसरा विक्टर मोहन जोशी। शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में, मतलब लीड कर रहे थे ये दोनों। 26 मई 1930 ईस्वी को शांतिलाल त्रिवेदी तथा विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा, लिख लेना इसके आगे, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया गया। 26 मई 1930। पिछली बार पीसीएस के प्री एग्जाम में डेट पूछ गई थी, डेट पूछ ली उन्होंने पिछली बार कि अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास कब किया गया। तो 26 मई 1930 शांतिलाल त्रिवेदी तथा विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया गया। अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का क्या किया गया? तो प्रयास सफल नहीं रहा। कुल मिला के कहानी है, अल्मोड़ा के कमिश्नर थे, अल्मोड़ा के नगर पालिका अध्यक्ष थे ओकले। ओकले को जब पता चला कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, ओकले ने पूरी फोर्स लगा दी अल्मोड़ा में, खूब पीटा उन आंदोलनकारियों को जो झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। खूब डंडे चले, और उस डंडे चलने के दौर में क्या हुआ? शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी घायल हो गए। गए थे झंडा लटकाने, हॉस्पिटल पहुंच गए भाई लोग, दोनों के दोनों। तो शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो 2 दिन तक तो हॉस्पिटल में, एक दिन 24 घंटा तक चिटिंग रहे वहां। तो एक दिन के बाद होश आया विक्टर मोहन जोशी, शांतिलाल त्रिवेदी। तो हालत क्या हो रही कि एक हाथ टूटा है, एक के दोनों पैर टूटे, लगे ना डंडे वहां को। तो 27 तारीख को होश आया, और 27 तारीख को जब होश आया तो वहां पहुंचे कई पत्रकार। तो सबने ये पूछा कि बताओ कुछ कहना चाहते हो भैया, ये जो कल घटना हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी ने एक बात कही। उन्होंने कहा बिल्कुल कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा सुनो अंग्रेजों, अंग्रेज को 2 पैर टूट रहे, एक हाथ टूट रखा, वेंटिलेटर पे बैठा है और कह रहा है कि सुन भाई, आज है 27 तारीख, डंडा कब लगा था? 26 को, और एक दिन बाद होश आया 27 तारीख को। और अगले दिन उन्होंने क्या कहा कि आज 27 मई 1930 है, मेरी मौत का दिन। एक महीना बाद 27 जून 1930 अंग्रेजों को कह रहे, बोल भी नहीं पा रहा भाई, मुंह हो रहा टेढ़ा पिट के। और वहां पे क्या बोल रहे कि 27 जून 1930 ईस्वी तक जो काम करने हम गए थे वो काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बोल रहा। पर मैं क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं दोनों के दोनों अंग्रेजों को। ओकले जो कमिश्नर है ना, ओकले नगर पालिका अध्यक्ष, इन्होंने ओकले को कहा कि आज देखो 26 मई को मार पीटी इनको, 27 तारीख होश आया। तो इन्होंने कहा एक महीना, यानी 27 जून 1930, एक महीने से पहले पहले, इस डेट से पहले पहले आप क्या करो? ओकले को कह रहे हैं कि ओकले अंग्रेज भाई तुम क्या करो, अपना झंडा हटाओ और भारत का झंडा लगाओ, नहीं तो। अब उसके बाद ही तो नहीं बोला उसने कहा नहीं तो बस देख लेना पे। तो तुमको क्या लगता है ओकले झंडा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? 27 जून को जब इन्होंने अंग्रेजों को ये चुनौती दी कि झंडा लगना चाहिए, तो ऐसा कहते हैं कि 27 जून का तो अंग्रेजों ने इंतजार भी नहीं किया, और 25 जून 1930 ईस्वी को ओकले अपने आप चढ़ा छत पे, उसने अपना झंडा हटाया और हमारा झंडा लगाया। हो गई नहीं गजब की बात? ऐसा कहीं नहीं हुआ है भारत में, कुमाऊं में हुआ। भयंकर हंगामा हो रहा था ना, जैसे नैनीताल में।
जून आएगा ना, मई तो हो गए, 26 को तो डंडा पड़ा। डंडा कब लगा? 26 मई। अच्छा 25 मई गड़बड़ नहीं हो जाएगा? 26 मई को डंडा लगा, तो यहाँ मई कैसे लिखना? तो हाँ तुम समझे नहीं है, जैसे 26 मई को डंडा लगा, अब होश कब आया? 27 मई। तो 27 मई, तो मई के बाद क्या हाथ है? मई के बाद क्या हाथ है? तो तुम समझ रहे हो? जैसे 26 मई को ना, 26 मई को इनके डंडे पड़े, 27 मई को होश आया, तो एक महीना कब होगा? कहाँ पे लिखा? अच्छा, नहीं एक बार बताइए दो, मेरे समझ नहीं आया तुम्हारा। हाँ अच्छा, ना ये अल्टीमेटम है, मतलब हाँ ये 27 जून का तो अल्टीमेटम है कि भाई इस दिन तक आप तिरंगा झंडा फहरा दो। अब फिर कहते हैं कि 27 जून से पहले ही, 2 दिन पहले ही 25 जून 1930 ईस्वी को ओकले ने झंडा फहरा दिया। तो ऐसी घटना भारत में कहीं नहीं हुई, ऐसा कहीं नहीं हुआ कि अंग्रेज खुद अपना झंडा हटाए अब भारत वालों का झंडा लगा दे। तो ये खबर भी जब गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी ने इसको भी एक स्टेटमेंट, एक नाम दे दिया। गांधी जी ने क्या कहा इसको? गांधी जी ने कहा ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है। तब गांधी जी ने अल्मोड़ा नगर पालिका की इस घटना को कहा सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत। तो सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर ये जो घटना हुई 25 जून 1930 ईस्वी को, इसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत कहा। तो स्टेटमेंट आपके क्या बने थे पिछले? 26 मई 1930 ईस्वी को शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी ने अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया। उसके बाद उनके डंडे वंडे लगे वो तो छोड़ो, नीचे से आप पॉइंट लिखो, शांतिलाल त्रिवेदी तथा विक्टर मोहन जोशी के द्वारा, शांतिलाल त्रिवेदी तथा विक्टर मोहन जोशी के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष ओकले को, नगर पालिका अध्यक्ष ओकले को 27 जून 1930, शांतिलाल त्रिवेदी और विक्टर मोहन जोशी के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष ओकले को 27 जून 1930 ईस्वी तक अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का अल्टीमेटम यानी कि चुनौती दे दी गई, अल्टीमेटम दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखना 25 जून 1900, हाँ अल्टीमेटम दिया गया। कहां पे रुके? फिर आप लिखना 25 जून 1930 ईस्वी को, 25 जून 1930 ईस्वी को ओकले ने, 25 जून 1930 ईस्वी को ओकले ने अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराया, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराया। इस घटना को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत कहा। ये जो अल्मोड़ा नगर पालिका भवन की घटना है, इस घटना को सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत कहा गया। असहयोग की पहली ईंट किसे कहा गया? कुली बेगार आंदोलन जो 14 जनवरी 1921 को हुआ था बागेश्वर, उसे कहा गया असहयोग की पहली ईंट। और सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत किसे कहा गया? तो झंडा सत्याग्रह की जो घटना हुई है, झंडा सत्याग्रह की इस घटना को अल्मोड़ा में सत्याग्रह की अभूतपूर्व जीत कहा गया। तो देखो कुमाऊं में पहला आंदोलन कौन सा चला? नमक सत्याग्रह। किसने लीड किया? गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा आंदोलन कौन सा चला? झंडा सत्याग्रह। लीड कौन कर रहे हैं? विक्टर मोहन जोशी और शांतिलाल त्रिवेदी, इन दोनों ने इसको लीड किया। तो अच्छा चल रहा है ना कुमाऊं में। एक तरफ कुछ लोग हैं जो नमक कानून का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग हैं जो झंडा सत्याग्रह का विरोध कर रहे हैं। इन दोनों आंदोलनों के बाद तीसरा जो आंदोलन शुरू हुआ, इसे कहते हैं करबंदी आंदोलन। करबंदी आंदोलन को आप शॉर्ट में एक बार समझना, वैसे हम 1942 में इस आंदोलन को फिर से पढ़े।
क्या हुआ कि 1930 में जब ये आंदोलन शुरू हुए थे, इससे कुछ समय पहले ही आपने पढ़ा होगा या आगे जाकर के आप पढ़ेंगे, इबटसन एक गढ़वाल का डेप्यूटी कमिश्नर हुआ। इबटसन नाम के आदमी के द्वारा गढ़वाल राज्य में लास्ट बंदोबस्त करवाया गया था, 11th लैंड सेटलमेंट करवाया गया था। इबटसन ने क्या किया, 1930 से पहले लगान की जो दरें हैं, टैक्स जो है ना, उसको 33% बढ़ा दिया। इबटसन, मतलब आप मोटा मोटा समझो, 1930 से पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया। तो जब सब लोग आंदोलन कर रहे थे तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय किसान वर्ग भी आगे आया और किसान वर्ग ने भी कहा हम भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पहला मुद्दा है, ये पहली बार है जब कुमाऊं की तरफ से किसानों के द्वारा भी आंदोलन में प्रतिभाग किया जा रहा है। किसान वर्ग जो है ना, वो आज तक आंदोलन नहीं किया था, लेकिन अब किसानों ने कहा कि भाई हम भी आंदोलन करेंगे। किसानों का आंदोलन किस चीज पर केंद्रित था, किसानों ने कहा हम बढ़ा हुआ टैक्स नहीं देंगे, जितना बनता है उतना ले लो, पर हम किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में आप लोग को बढ़ा हुआ टैक्स नहीं देंगे। ये किसानों का कहना था। तो किसान वर्ग के द्वारा करबंदी आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। तो जो करबंदी आंदोलन हुआ हमारे राज्य में 1930 ईस्वी में, वो कहां पर हुआ, वो हुआ सल्ट में। सल्ट कहां पर होता है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के सल्ट में साल 1930 में करबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में जो करबंदी आंदोलन है वो किसानों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन था। और आपको पता है भारतवर्ष में किसानों के द्वारा सबसे पहले आंदोलन कहां किया गया, बारदोली में किया गया। इसलिए आगे जाकर के हम पढ़ेंगे सल्ट को क्यों बारदोली कहा जाता है, वो तो एक लंबी कहानी है, पर वो 42 की कहानी है, 1942 की। पर फिलहाल मैं लिखता हूं कि 1930 में किसान वर्ग के द्वारा सल्ट में लगान के विरोध में करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसलिए आपको पता भी होगा कि सल्ट को इसीलिए क्या कहते हैं, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली ये कहा जाता है। साहब कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। जब हम कोई आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझो, आंदोलन जब हम कोई चला रहे हैं ना, तो हमारे आंदोलन का नाम ही है सविनय अवज्ञा, यानी हम अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानेंगे। तो हमको घर से ही पता है ना, जब हम इस आंदोलन में जा रहे हैं तो हमको घर से ही पता है कि जब हम अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा के खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो घर से निकलते ही हमें पता होगा ना कि हम गिरफ्तार होंगे, और उसी में हमारी जीत भी है। डरना नहीं है। यहाँ पता चले आंदोलन पे गए और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आए और तुम सीधा घर, तो क्या फायदा। हमारा टारगेट क्या है, आंदोलन करो, जेल भरो। आंदोलन का मेन मोटिव क्या है, इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां दे दो कि सरकार कहां रखे आपको पकड़ पकड़ के, तब प्रेशर पड़ेगा ना। तब जब प्रेशर पड़ेगा तब तो सरकार हमारी बात मानेगी। तो ये है उद्देश्य। तो जब ये सारे आंदोलन हुए तो कई 100 लोग हैं जो नमक सत्याग्रह कर रहे हैं। गांव गांव में लोग नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे कुमाऊं के लोग जहां देखे वहां भारत का झंडा लगा रहे हैं, झंडा सत्याग्रह कर रहे हैं। पूरे किसानों ने अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया। जब सल्ट के लोगों ने किसानों को टैक्स, अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने वहां के लोगों पर खूब जाति की, उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। कुर्क जानते, पूरा छीन ली उनकी संपत्ति। लेकिन तब भी वहां के लोगों ने टैक्स नहीं दिया। मैं नहीं दे रहा टैक्स। अब बताओ, जबरदस्ती ले सकते हो आप मेरे से टैक्स? जबरदस्ती। तुमने कहा दे, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। तुमने कहा मारो इसको। अब मेरे को 5 बजे तक पीटते रहे तुम, फिर 5:30 बजे बोला दे, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा हम में से, क्या कर सकते बताओ। 1 तारीख आने वाली है और परसों तुम सब नट जाओगे कि गुरुजी हम नहीं दे रहे फीस, हम नहीं दे रहे फीस। क्या करना था, ऐसे ही चलाना पड़े। करना मत वैसे, पर बात कह रहा ना। अब माने कि परसों 1 तारीख तुमने कह दिया गुरुजी हम नहीं दे रहे फीस। अब मैंने कहा यार ऐसा क्या कर सकता, मतलब मैं तुमको ना। तुमने कहा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। सुबह होते ही तुम सब के सब यहाँ आ जाओ। हमने कहा फीस नहीं दे रहे, यहाँ क्लास में नहीं आना। और तुमने कहा चल मास्टर, हम कितने यहाँ 3-4 तो है ना, हमारे थप्पड़ हमारे अंदर बैठ गए। अंदर बैठ गए, एक आदमी पकड़ के ला रहा, मेरे को चल पड़ा, डंडा लेके खड़ा, पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा। तो जबरदस्ती थोड़ा ही टैक्स लिया जा सकता है, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। तो ये सब भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चंपावत और अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में ही वन पंचायतों की मांग उठी कि भाई 1921 में हमने वन आंदोलन किए थे, और वन आंदोलन जो 1921 में हुआ वो अभी तक, भाई आप बताओ, अभी तक आपने वन पंचायतें नहीं बनाई। तो एक छोटी सी घटना हुई, सुनना इस घटना। अल्मोड़ा का जो सल्ट क्षेत्र है, सल्ट क्षेत्र से कई सारे लोग 30 नवंबर 1830 ईस्वी को, अल्मोड़ा में ना जो सल्ट क्षेत्र है
उस सल्ट से बहुत सारे लोग इस तारीख को, कितनी तारीख, इस दिन सल्ट के कम से कम 100 से 150 लोग सल्ट से निकले और उनका प्लान था कि अल्मोड़ा जाकर के जो कुमाऊं कमिश्नर है, कुमाऊं कमिश्नर के ऑफिस को घेरो। क्यों? मांग क्या है? हमें वनों के अधिकार दिए जाएं। आपने 1921 में ग्रीवनेंस कमेटी बना दी थी। ग्रीवनेंस कमेटी ने 21 में कहा था कि वनों के अधिकार मिलेंगे, पर मिलेंगे कब? 7, 8, 9 साल हो गए ना, अधिकार तो मिले ही नहीं। तो 30 नवंबर 1930, हाँ 30 नवंबर 1930 ईस्वी को अल्मोड़ा के सल्ट से लगभग 150-200 लोग कहां जा रहे थे? सल्ट से अल्मोड़ा की तरफ। और अल्मोड़ा में चल क्या रहा है उन दिनों? अल्मोड़ा में एक तरफ कोई टैक्स नहीं दे रहा, एक तरफ कोई नमक बेच रहा है, तो सरकार पर ऑलरेडी प्रेशर पड़ा हुआ था। तो जब 30 नवंबर 1930 ईस्वी को कुछ 100, 150-200 लोग सल्ट से अल्मोड़ा में कमिश्नर के ऑफिस का घेराव करने निकले, तो पुलिस को इस बात का पता चल गया। और ब्रिटिश शासन में एक परगना अधिकारी होता था हबीबुर रहमान, तो अंग्रेजों ने कहा कि रोको उनको, वो जो 100-150 आ रहे हैं, पहले ही हल्ला हो रहा है और हल्ला हो जाएगा। अब उनकी अलग ही मांग है वन की, अब पता चला वो वन की मांग उठाए तो कई लोग उनसे भी जुड़ जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। तो बोला कि जाओ उनको रास्ते में रोको। तो हबीबुर रहमान अपने पुलिस साथियों के साथ आधे ही रास्ते में जो लोग सल्ट से अल्मोड़ा की तरफ आ रहे थे, हबीबुर रहमान ने इन सब लोगों को रोका। अंग्रेज ना 1930 में बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि हम देश के लिए लड़ रहे थे इस समय ना, भारत के लिए। गांधी जी ने कहा भयंकर आंदोलन चल रहा है, कभी वो अल्मोड़ा का आंदोलन रोके तो नैनीताल में हो रहा है, नैनीताल रोके तो चंपावत में हो रहा है, सब जगह आंदोलन। कैसे रोकेंगे इसको? तो परेशान हो गए थे पुलिस अधिकारी भी इन आंदोलनों को रोकते रोकते। तो हबीबुर रहमान जो कि अंग्रेजों का परगना अधिकारी था, उसने अल्मोड़ा की तरफ बढ़ती हुई भीड़ को रोकने का प्रयास किया। वो 100-150 लोग जो आ रहे थे ना अल्मोड़ा, उसने कहा रुको, और उनको देख के उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने आते ही पहला ही स्टेटमेंट कहा कि अच्छा तुम सब भी गांधी के चेले हो? बन बेटे तुम भी गांधी के चेले लग रहे। तो वो जो 100-150 थे उनने कहा और क्या है। तो हबीबुर रहमान ने बंदूक निकाली और उसने कहा बताओ कौन कौन है तुम में से गांधी का चेला, बंदूक निकाल के। तो कोई कोई तो डरपोक थे ना, 2-4 इधर पानी पी के आ रहा, इधर उधर भाग गए। लेकिन 58 आदमी थे थोड़ा कट्टर प्रकार के। तो 58 लोगों ने 30 नवंबर 1930 ईस्वी को उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, हम है बल गांधी के चेले। गांधी जी ने कहा है अविज्ञा, तो अविज्ञा होगा भाई। तो हबीबुर रहमान ने खूब प्रयास किया इनको रोकने का, वो रुके ही नहीं। हबीबुर रहमान ने कहा सबको गिरफ्तार कर दूंगा, तो उसने कहा करना इसीलिए तो आए हैं, गिरफ्तारी ही तो उद्देश्य है, पकड़ हमको, ले जा अल्मोड़ा गाड़ी में बैठा के, हम पैदल जा रहे पर गाड़ी में तो जाएंगे ना, ले जाओ हमको। तो हबीबुर रहमान ने सोचा यार बात भी से इनको पकड़ के अल्मोड़ा ले गए, ये इनका भरोसा नहीं, ये प्लान कर रहे थे भाई एक काम करते जेल ही चलते वन, वहां भीड़ भी है और जेल में ही कर देंगे वन आंदोलन। तो अंग्रेजों ने कहा बड़ा दिक्कत है। तो वन विभाग की छोटी छोटी चौकियां बनी होती है ना वन विभाग की, तो ऐसा कहते हैं अल्मोड़ा में मोहान के पास में वन विभाग का एक छोटा सा कमरा था। अब इनको गिरफ्तार करें, पर गिरफ्तार करके ले जाए कहां? अल्मोड़ा तो ये खुद जाना चाह रहे हैं। तो हबीबुर रहमान जो अंग्रेजों का अधिकारी था, उसने ये आदेश दिया कि इन 58 के 58 लोगों को इस कमरे में बंद करो। कहते कमरा बहुत छोटा था, 10 बाई 10 का था। तो उस 10 बाई 10 के कमरे में 58 लोगों को कैद कर दिया गया, 24 घंटे के लिए उनको वहां बंद कर दिया गया। आपने भारतीय इतिहास में ऐसी कहानी सिराजुद्दौला के साथ पढ़ी है, ब्लैक होक कहते हैं उसको। आपने देखा है कि जब सिराजुद्दौला राजा था तो सिराजुद्दौला ने बंगाल में क्या किया, कितने अंग्रेजों को पकड़ा उसने? 100 कुछ अंग्रेजों को। तो 125 अंग्रेजों को, 120-130 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने पकड़ा और एक काल कोठरी की घटना कहते उसको कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन ताला खोला तो कितने मरे? बल कई, मतलब सब मर गए लगभग, एक कमरे में बंद कर दिया। तो ऐसे ही लगभग ये भी कर रहे हैं ना, 58 आदमी को एक 10 बाई 10 के कमरे में। तो 10 बाई 10 का कमरा मतलब मोटा मोटा ये मानो जहां तक ये बैठे हैं तो इतना सा बस ये बीम है जहां तक, यही है लगभग 10 बाई 10 का कमरा। तो इतना कमरा था, इस कमरे में कितने आदमियों को? 58 आदमियों को। तो आ जाएंगे इसमें 58 आदमी। तो वहां जब काल कोठरी की घटना हुई थी बंगाल में, तो वहां 125 आदमियों को जब एक कमरे में बंद किया तो सब मर गए। लेकिन यहाँ ये उत्तराखंड है भाई, यहाँ एडजस्ट कर दिया इन्होंने सबने, ये सब एडजस्ट हो गया आराम से, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मतलब किया बंद 58 लोगों को, पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने कमरे का एक नक्शा बना रहा हूँ, कॉलेज का कमरा याद आ गया इस घटना को देख के। देखो हमारा कमरा भी लगभग 10 बाई 10 का था
और इस 10 बाई 10 के कमरे में लगभग 25-26 तो हम भी रोक देते थे। तो कैसे, एक ही बेड था हमारे पास, तो एक बेड है तो उस एक बेड में हम सोते थे 5 आदमी पे। बेड है तो वहां के लिए तो लड़ाई होती है, तो एक बेड में 5 आदमी कैसे में सोएंगे, तो 3 तो ऐसे में फिट आते हैं, चौथा नहीं आता, और 2 ऐसे में, 2 को ऐसे में सोना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। तो जो 2 यहाँ सोएंगे ना इस तरफ को, उन 2 को एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि ये तीनों इन दोनों के ऊपर पैर रखेंगे, रख ले कोई बात नहीं। अब 3 और 2 5 तो यहाँ सोते थे, अब 3 सोते थे इसी बिस्तर के नीचे, 8 आदमी ये हो गए। फिर 8 आदमियों के बाद नीचे पे कम से कम हम 8 से 10 आदमियों की व्यवस्था नीचे होती थी। वो सीधा दरी बिछी है, कहीं भी सो जाओ भाई, बिस्तर नहीं लगेगा उनको। इन सबको व्यवस्था करने के बाद लास्ट में कहाँ सुलाते थे, ऊपर रैक बना होता है, जो रैक में भी सोए। और मैं तो जब 3rd ईयर में पढ़ता था तो मेरे पैर ही टूट गए एक बार, रैक में जाते थे सोने। रैक में तो बहुत सारे लोग आते, जैसे 2 इस तरफ रैक, जानते तुम, पहले घर में पुराने जमाने वाले घरों में बने होते हैं रैक, स्लैब, ऊपर स्लैब होती है, तो एक कंधा में दूसरा, दूसरे कंधे में, चल भाई तू भी चल, तो 2 ऐसे में, 3 ऐसे में, 2 ऐसे में, क्या टक ना अपना बढ़िया करके। अब वो रैक से मैं सुबह उतर रहा था तो नीचे किसी ने लाइट बंद कर दी रात को सोते टाइम, तो आइडिया नहीं लगा मतलब ऊपर की कहाँ कूदना है। तो जैसे ऊपर से कूदा तो ये जमीन थी, तो मुझे लगा यहीं पे आ गई जमीन है, मैंने वहीं हाथ पैर छोड़ दिए और नीचे कड़वा तो खुटा टूट गया। तो आ जाते, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि हो जाते 25-30 आदमी एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ। तो ये 58 लोगों को एक कमरे में बंद किया गया। हबीबुर रहमान ने 24 घंटे के बाद ताला खोला, उसको लगा बंगाल के ब्लैक होल की तरह यहाँ भी सब मरेंगे, लेकिन टकाटक निकले सबके सब बाहर। तो उसने कहा भाई, हाँ भाई कोई दिक्कत, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस ये है कि गर्मी लग रही थी थोड़ा, 58 आदमी तक गर्मी लग रही थी, बाकी सर्दियों के लिए तो बढ़िया है ये, इन्होंने एडजस्ट कर दिया भाई वहां, है ना। पर एक घटना तो हुई है। तो 30 नवंबर 1930 को आप क्या लिखोगे, 30 नवंबर 1930 ईस्वी को वन आंदोलन करने वाले 58 सत्याग्रहियों को एक कमरे में बंद किया गया। 30 नवंबर 1930 ईस्वी को वन सत्याग्रह करने वाले वन सत्याग्रह करने वाले 58 सत्याग्रहियों को, वन सत्याग्रह करने वाले 58 सत्याग्रहियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसे हमारे राज्य में क्या कहा गया, ब्लैक होल की घटना कहा गया। ब्लैक होल घटना, या फिर इसे बोलते हैं काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना भी इसे कहा जाता है। तो कुमाऊं में काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना 30 नवंबर 1930 ईस्वी को 58 सत्याग्रहियों को इसमें एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया। और साल 1930 में ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का नाम क्या है, सविनय अवज्ञा। इस आंदोलन का लीडर कौन है, हेड कौन है, गांधी जी। तो आंदोलन के पल पल की खबर गांधी जी तक पहुंचाई जाती थी। जैसे सर हमने आज नमक बेचा, 15 आदमी गिरफ्तार, वहां से गांधी जी आपको ऐसा वाला भेजते व्हाट्सएप में, वेरी नाइस, थैंक यू, गुड सर, ऐसा ऐसा हुआ, हमने 27 तारीख को बोला था, इन्होंने 25 तारीख को झंडा फहरा दिया। तो इसमें ऐसा नहीं भेजा, दिल बना के भेजा, नीचे से लिख दिया अभूतपूर्व जीत। अगर होता जैसा व्हाट्सएप उस समय तो ऐसे ही तो होता था, अभूतपूर्व जीत सर जी, 58 आदमी अंदर गए थे, एक भी नहीं मरा। तो गांधी जी नीचे ब्लैक होल की घटना, तो ऐसे नाम पड़ गए ना, बढ़िया चल रहा है। बाकी कुमाऊं में गांधी जी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुमाऊं कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। अब कुमाऊं कांग्रेस बढ़िया सा काम कर रही, फिर वही बात आ गई। अब गांधी जी ने एक दिन घुमा दिया फोन गढ़वाल कांग्रेस, तो गढ़वाल कांग्रेस को फोन घुमाया गया। अब फिर गढ़वाल कांग्रेस से पूछा, हाँ भैया कैसा चल रहा है, तो गढ़वाल कांग्रेस वालों ने कहा क्या, गांधी जी ने कहा सविनय अवज्ञा। तो गढ़वाल वालों ने कहा कैसा अवज्ञा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कहा कि पूरे देश में अवज्ञा शुरू हो गया, तुम्हारे यहाँ नहीं हुआ क्या, हर जगह। तो डांट भी दिया गांधी जी ने ना, तुम हर जगह पीछे रहते, खुली बेगार में इसमें भी। तो गढ़वाल वालों ने कहा पागल है कि मजाक करे गांधी भाई, हो गया, शुद्धि बोल दिया, हो गया मला, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी ने कहा जो जो आंदोलन और पूरा फोटो खींच के वीडियो बना के चाहिए मेरे को तुरंत, कि चल भी रहा आंदोलन की नहीं चल रहा है। अब गढ़वाल वालों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। अब गढ़वाल वालों ने कहा चलो भाई हम भी करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता कैसे है, गढ़वाल में तो पता ही नहीं है किसी को। नमक सत्याग्रह एक आंदोलन चल रहा है, गढ़वाल वाले भी चाहते हैं कि हम करें उसको, पर उसमें करते क्या है पता ही नहीं है ना। और जो कर आधी अधूरी जानकारी हमको है। फिर जो प्रजा है, जो भीड़ है, उसको भी मोटिवेट करना है कि भाई ऐसा करो, कैसे होगा।
झंडा सत्याग्रह, झंडा फहराना है, कैसे होगा पता ही नहीं है। तो गढ़वाल वालों को कुछ भी नहीं पता है कि आंदोलन कैसे चलाया जाए, इसलिए गढ़वाल वालों ने एक प्लान बनाया। क्या था प्लान? इन्होंने कुमाऊं से गोविंद बल्लभ पंत को कहा कि हे गोविंद भाई यार देखो यार, हमारे यहाँ भी शुरू करा दो जैसे तुमने वहां शुरू कराया। हम क्या करते हैं, भीड़ हम इकट्ठी करेंगे, हम गढ़वाल के हो। हमने क्या कहा कि हम एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठी करते हैं और बस गोविंद भाई आप आना और एक भाषण दे देना सबको, आपके भाषण से लोग प्रभावित भी होंगे, आप बड़े नेता हो तो एक बार आप भाषण देना और ये भी बता देना कैसे 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 आंदोलन करना है। तो गोविंद बल्लभ पंत ने कहा ठीक है। तब क्या हुआ, तब सर 30 मई 1930 ईस्वी को, अब हम गढ़वाल आ गए, 30 मई 1930 ईस्वी को गढ़वाल में एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया। 30 मई 1930 ईस्वी को ये जो सम्मेलन आयोजित होता है इसे हम कहते हैं कि यह गढ़वाल का पहला वृहद राजनीतिक सम्मेलन था। बृहद मतलब बहुत बड़ा राजनीतिक सम्मेलन। पूरे गढ़वाल में गांव गांव से लोगों को बुलाया गया इस सम्मेलन में कि चलो जी कुछ होने वाला है, भयंकर आंदोलन, क्योंकि पहली बार हो रहा है ना राष्ट्रीय आंदोलन हमारे राज्य में। तो कुमाऊं के बाद गढ़वाल में 1930 ईस्वी को, 30 मई 1930 ईस्वी को गढ़वाल का पहला वृहद राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। गढ़वाल का पहला है और वृहद मतलब बहुत बड़ा राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 30 मई 1930 ईस्वी को गढ़वाल का पहला वृहद राजनीतिक सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया। अब ये जो सम्मेलन हुआ ये कहां हुआ, तो फिर आपका आंसर होगा सर ये दुगड्डा में हुआ। 30 मई 1930 ईस्वी को गढ़वाल का प्रथम वृहद राजनीतिक सम्मेलन दुगड्डा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इस सम्मेलन के अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी थे। प्रताप सिंह नेगी 30 मई 1930 ईस्वी को गढ़वाल का प्रथम वृहद राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी ने करी। हजारों की संख्या में चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग यहाँ से भीड़ आ रखी थी। और कहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी? दुगड्डा। सुबह सुबह लोग 9 बजे पहुंच गए भाई वहां फील्ड में, और 9 बजे पहुंचे तो प्रताप सिंह नेगी का भाषण चल रहा है। अब प्रताप सिंह नेगी ने भाषण देते हुए कहा बस बैठो तुम, आ रहे हैं गोविंद भाई आ रहे हैं, गोविंद भैया आएंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। पता तो मेरे को भी नहीं है, पर आज से हम आंदोलन शुरू करेंगे। अब आप अपनी कॉपी पढ़ो क्या, वैसे ही बताओ मुझे। अभी थोड़ा देर पहले आपने किया कि कुमाऊं में नमक सत्याग्रह किया था, कौन लीड कर रहा था? 23 तारीख को इसने घोषणा करी और 24 मई को ये गिरफ्तार हो गया। गढ़वाल वाले कितनी मई को कर रहे हैं? तो ये जगवाल रहे उसको कि आता है आता है आता है। ये कहां से आ गया? तो जेल चले गया। ठीक 30 मई 1930 के ठीक एक हफ्ते पहले ये भाई जेल चले गया। अब गढ़वाल वालों को पता ही नहीं कि वो जेल चले गया। और यहाँ सुबह से शाम हो गई, प्रताप सिंह नेगी का गला सूख गया भाषण दे के। कितना भाषण देगा? तो जब 3, 4, 5 बजे तो लोगों ने कहा करो बे करो, पिक्चर दिखाओ, क्यों बुलाया था? ये लगा है भाषण देने, भारत माता 500 बार इसने भारत माता की बोल दिया। अबे भाई क्या करना है यहाँ, आज आए थे ना, क्या होगा अब क्या होगा बताओ? तो इन्होंने कहा क्या होगा, क्या सविनय अवज्ञा नाम का आंदोलन होगा। तो लोगों ने कहा करो फिर शुरू। तो इसने कहा करो क्या, पता ही नहीं है कैसे करते हैं। जो लीडर था जो बताएगा हमको कि कैसे करते हैं, वो तो है ही नहीं यहाँ। तो फिर इन्होंने वहां से भेज दिया गढ़वाल से, दुगड्डा से एक आदमी भेजा, यार जरा पता करो कुमाऊं में कहाँ गया गोविंद चाचा। तो वो भागा उधर। लोगों ने कहा बेवकूफ बना रहे सबके सब, सबने उठाया झोला, चलो घर रे, फालतू सुबह से शाम बैठा दिया यार। अब सारी भीड़ तितर बितर, बड़ी मुश्किल से भीड़ इकट्ठी हुई। कुमाऊं गए तो पता चला कि गोविंद भैया तो जेल चले गए। तो उन्होंने कहा यार गोविंद जेल चले गए तो कोई तो होगा, कोई आ जाओ जिसको आता है सविनय अवज्ञा। तो कुमाऊं में एक व्यक्ति था, एक राजनेता था, हरगोविंद पंत। तो उसने कहा मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाता हूँ क्या, सुबह से आ जाता हूँ? पूरी भीड़ चली गई। तो गोविंद बल्लभ पंत के बाद हरगोविंद पंत को बुलाया गया कि चल हरगोविंद तू ही चल, कम से कम तू तो बता देगा वहां कुमाऊं गढ़वाल के लोगों को कि सविनय अवज्ञा कैसे करते हैं। तो हरगोविंद पंत ने कहा अब जाके क्या फायदा, भीड़ तो भाग गई, फिर से करो भीड़ इकट्ठी। मैं आऊंगा ठीक 1 हफ्ता बाद, 30 तारीख है आज, 1 हफ्ता बाद मैं फिर से आऊंगा, तब भीड़ इकट्ठी रखना। तो 1 हफ्ते तक फिर लोगों को इकट्ठा किया गया। अब लोग आएंगे भी नहीं ना आपकी बार। हाँ तेरा मजा। अभी तो कोई कोई तो घर भी नहीं पहुंचे, अभी चमोली वाले ना श्रीनगर पहुंच रहा था, भाई वापिस चल। उसने कहा रहने दे भाई, 4 दिन लगते आने में, और 4 दिन पैदल चल के खड़ा हो रखा वहां, कुछ नहीं मतलब ना।
तो बड़ा दिक्कत हुआ। तो ये डिसाइड हुआ कि ठीक है एक काम करते हैं, जगह बदल देते हैं, दुगड्डा को छोड़ करके मई के बाद क्या महीना लगेगा, जून। तो 8 जून 1930 ईस्वी को गढ़वाल कांग्रेस के लोगों के द्वारा दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। इसको बोलते हैं पौड़ी सम्मेलन। पौड़ी गढ़वाल में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, पौड़ी सम्मेलन कहते हैं उसको। 8 जून 1930 ईस्वी को फिर गढ़वाल कांग्रेस ने एक और सम्मेलन आयोजित किया। क्या बोलते हैं उसको, पौड़ी सम्मेलन बोलते हैं। गढ़वाल कांग्रेस के लोगों के द्वारा पौड़ी सम्मेलन 8 जून 1900 ठीक एक हफ्ते बाद आयोजित किया गया। इसमें भी अध्यक्ष साहब वही थे, प्रताप सिंह नेगी। तो प्रताप सिंह नेगी एक बड़ा लीडर था, उसने भाई बहुत मेहनत करी, गांव गांव जाकर के भीड़ इकट्ठी करी, और गांव गांव जाकर के जब भीड़ इकट्ठी करी तो कैसे कैसे करके उसने पौड़ी सम्मेलन बहुत सारे लोगों को बुलाया। अब देखो पौड़ी सम्मेलन में क्या हुआ। पौड़ी सम्मेलन में चंदोला नाम के एक वृद्ध व्यक्ति थे पौड़ी के। तो वो जो चंदोला जी थे ना, वो चंदोला जी को जिम्मेदारी मिली कि सम्मेलन बढ़िया से होगा। किसको बुलाया गया था, हरगोविंद पंत को। तो हरगोविंद पंत पहुंच भी गए। अब देखो पौड़ी सम्मेलन में स्टेज बना देता हूं मैं, ये बैठे यहाँ पर हरगोविंद पंत, यहाँ पे इसके बगल में प्रताप सिंह नेगी, इसके बोले और नेता ये सब बैठे हैं। और किनारे पे ऐसा लगा होता है, देखा तुमने सम्मेलन में ऐसा पोडियम, और यहाँ पोडियम में यहाँ माइक लगा है, और एक आदमी वो वाला जो बोलता है ना कि हमारे बीच ये पहुंच चुके हैं, ऐसा वाला देखा हमने। अब मैं इनसे आग्रह करता हूं कि माला डालें इनकी, उसको बोलते हैं स्वागताध्यक्ष, स्वागत करने वाला व्यक्ति। तो चंदोला नाम के एक वृद्ध व्यक्ति को बनाया स्वागताध्यक्ष। अब वो जो चंदोला नाम का आदमी था वो था नरमपंथी। नरमपंथी किसको बोलते हैं, जो ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते हैं। उसने क्या किया, जैसे ही वो चंदोला था वहां पे, तो चंदोला ने सबसे पहले भाषण की शुरुआत करी, और चंदोला ने भाषण देते ही सबसे पहले शुरुआत ही इस बात से कर दी कि वहां भीड़ आ रखी पौड़ी में हजारों की संख्या में। और चंदोला ने पहले ही बात क्या बोल दी, काम धाम नहीं है बल तुम्हारा, क्यों आ रखे यहाँ, काम धाम नहीं है तुम्हारा। तो लोगों ने कहा काम धाम क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो चंदोला उनको डांटने लगा, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, जिस अंग्रेज ने यहाँ नौकरी दी, जिस अंग्रेज ने ऐसा किया, सड़क बनाई, ट्रेन लाई, तुम उसके खिलाफ है। उसने बात ही बदल दी। ये जो यहाँ पे थे ना, ये इनको इनसिक्योरिटी होने लगी, तो ये उसको इशारा मानने लगे ना, वहाँ वो चाचा पागल है क्या, बड़ी मुश्किल से भीड़ इकट्ठी करी। अब भारत में आंदोलन कहाँ पहुंच चुका है, सब नया हो गया, हमारा हुआ भी नहीं। तो ये लोग थोड़ा सिटी मारी उसको, और इसने खुलेआम माइक पे बोल दिया सिटी क्या मारा, बल तो डायरेक्ट बोल दिया सिटी क्यों मारा। उसने डायरेक्ट बोल दिया भाई तुम इसके बारे में, कल का लड़का ये प्रताप सिंह नेगी, इसकी बातों में मत आओ, ये तो खत्म है, चलो सबके सब घर जाओ। अब भीड़ को घर भेज रहा था, तब प्रताप सिंह नेगी दौड़ के आओ, उसने माइक छीना उससे। तो जैसे ही उसने माइक छीना तो चंदोला ने प्रताप सिंह नेगी की थप्पड़ मार दी, तू कल का लड़का ज्यादा हीरो बन रहा। अब प्रताप सिंह नेगी को भी आया गुस्सा, वो बेचारा कई महीनों से भीड़ इकट्ठी कर रहा ना, उसको भी गुस्सा है। उसने एक मुक्का ऐसा मारा ना चंदोला को कि चंदोला को 15-20 मिनट होश ही नहीं आया। तो चंदोला के सपोर्टर पहुंच गए वहां, उन्होंने कहा चंदोला को क्यों मारा, तो उसने कहा इसने मेरे को क्यों मारा। अब वहां 5-10 मिनट बाद सीन ये था कि चपल ही चपल चल रही थी। आप ऐसा भयंकर महायुद्ध हो गया ना, लड़ाई झगड़ा। हरगोविंद पंत ने थोड़ा देर प्रयास किया रोकने का, लेकिन 1-2 इसके भी लग गई। थोड़ा देर रहा मेहमान, उसके बाद 2-3 इसके भी लगी। तो ये भाई चुपचाप गाड़ी में बैठो, घर चले गया। तो इस दिन भी कुछ नहीं हुआ, पर एक काम हो गया, गढ़वाल कांग्रेस जो थी ना वो 2 हिस्सों में टूट गई। क्या हो गया, गरम और नरम हो गए उसके। जैसे कुमाऊं कभी गरम और नरम हुए थे ना, ऐसे ही पौड़ी सम्मेलन में क्या हुआ, तो आप लिखना 8 जून 1930 पौड़ी सम्मेलन में गढ़वाल कांग्रेस का विभाजन हो गया। गढ़वाल कांग्रेस जो है ये 2 हिस्सों में टूट गई, गरम और नरम। सब जगह होते तो गरम और नरम, एक तरफ गरम अलग हो गए, नरम अलग हो गए। अरे गांधी जी की 150 मिस कॉल, क्या बात कर रहे तुम इस पूरी घटना में। गांधी जी का फोन नहीं उठा रहे, गांधी जी कह रहे हो शुरू हुआ नहीं हुआ। कुमाऊं में अभी तक आधे से ज्यादा लोग आंदोलन शुरू कर चुके हैं, गढ़वाल वालों का भी गरम नरम ही चल रहा है। तो बड़ी दिक्कत हुई, गांधी जी अब फोन कैसे उठाना, दिक्कत भी होती फिर, तो बड़ी समस्या हो गई। तो जब बड़ी समस्या हुई तो फिर इन्होंने कहा यार जल्दी करो फटाफट से। तब फिर एक सम्मेलन ऐसे ही किया, कोर्ट सम्मेलन कहते हैं फिर उसको। तो जून 1930 में, अब गरम और नरम में गरम नरम बट गए थे, तो नरम को तो भगा दिया था। फिर जून 1930 ईस्वी में पौड़ी जिले के अंदर एक गांव है कोट, तो 1930 में पौड़ी के कोट सम्मेलन में, पौड़ी जिले के कोट सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, पौड़ी जिले के कोट सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि गढ़वाल में भी सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया जाए। तो गढ़वाल में भी सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया जाए।
तो ये डिसीजन लिया गया कि गढ़वाल में भी सविनय अवज्ञा नाम का आंदोलन प्रारंभ किया जाए। तब तक गांधी जी की मिस कॉल हो गई 200। अब कैसे उठाना फोन? ऐसी कंडीशन में तुम क्या करते हो बताओ? जैसे मैं तो जनरली हूं ऐसे वाला ना, स्विच ऑफ, गांधी का फोन स्विच ऑफ, दिक्कत हो जाएगी। मतलब आप जब फोन उठाओगे ना तो दो कंडीशन है, 200 मिस कॉल आ गई और अब आपके पास एक कंडीशन है कि फोन उठाओ तो कितनी गाली खाना है। तो अब ऐसा कि 200 चाहे 250 हो जाए, वो अब पहले फोटो भेज दो ना, अब आंदोलन शुरू कर दो। और तब तो बहाना कुछ भी मार दो, सब बिजी थे यार, इसमें बिजी थे उसमें बिजी थे। तो अब देखो जैसे ही ये सम्मेलन ये निर्णय लिया कि आंदोलन शुरू करो, अब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है इनकी? करो वे, करो फटाफट करो। और अब तुतर बितर हो गए फटाफट। तो इन्होंने कहा बताओ फिर, हरगोविंद पंत से पूछो तुम्हारे कौन कौन से चले, हम भी चलाते हैं वही। तो हरगोविंद पंत ने कहा सबसे पहला हमारा चला नमक सत्याग्रह। अब हरगोविंद पंत ने इनको समझा रहा है कि सुनो, नमक सत्याग्रह क्यों किया जाता है? तो गढ़वाल वालों ने कहा तो लंबा चौड़ा मत बोल, क्यों 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 का हमने क्या करना है, फटाफट बोल कैसे करते हैं। तो उसने बताया कि देखो नमक सत्याग्रह पूरी समझा रहा था ना कि नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया, इनने कहा तो पिटाता हमको, तो बोल करना क्या है? तो उन्होंने कहा नमक बनाना है, बेचना है। तो उसने कहा नेक्स्ट बोल, अगला कौन सा है? तो अगला इसने कहा झंडा सत्याग्रह। अब वो फिर वो तो डिटेल में समझा रहा था ना, उसने कहा झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह हम क्यों कर रहे हैं? देश, उन्होंने कहा देश तो उस किनारे रख दो, करना क्या है बस। तो उसने कहा करना कुछ नहीं, झंडा फहराना है बस, भारत का झंडा फहराना है। और तो इन्होंने कहा और करबंदी आंदोलन, इसमें टैक्स नहीं देना है। अब क्यों? अब भाव तो कोई समझ नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है। और तो फिर उसने कहा वन आंदोलन। तो फिर उन्होंने कहा रहने दो रे, बहुत है, 3 9 फोटो बहुत है, हम नहीं कर रहे वन आंदोलन। हम क्यों करें ना, बथेरा है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, चलो शुरू करो। और फटाफट गढ़वाल कांग्रेस ने अपने आदमी भेजे, 4 आदमी भेजे, जाओ रे तुम नमक बनाओ, 4-5 आदमी भेजे, तुम झंडा लगाओ। और तुम, इनका कोई भाव नहीं है, इनका अलग ही चला आंदोलन। देखो कैसे वो, इन्हें कुछ नहीं है ऐसा, अंग्रेज कुछ नहीं। फोटो खींचो फटाफट, गांधी जी को फोटो भेजनी है। सबसे पहले देखो नमक सत्याग्रह क्या किया, सीधा पौड़ी जिले के अंदर, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नदी थी, क्या नाम था? लूनी। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक नदी थी, पौड़ी की लोकल नदी, उसका नाम था लूनी नदी। इस नदी के किनारे गए और कह रहे हम नमक बना रहे बने। और लूनी नदी का जल लिया, लूनी नदी का पानी लेकर के गड्ढे में भरा और नमक खीसा में ले जा रखे थे, पहले से खीसा में पहले से लेके जा रखे थे। और लूनी नदी पौड़ी की एक लोकल नदी थी ना, अब वहां पे गढ़वाल कांग्रेस वाले की देखो रे, अब भीड़ भी हो रही इकट्ठी ना, देखो हम नमक बना रहे, नमक बना रहे। नमक थोड़ी बनेगा, उत्तराखंड में तो मीठा पानी होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक गड्ढे में ऐसा पानी भरा, ओम नमः शिवाय, खट निकाले, ये नमक बन गया भाई, आओ रे नमक बेचो। अब आप समझ रहे हो ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने पौड़ी जिले में लूनी नामक नदी से नमक बनाया, फिर इन्होंने लूनी नदी से नमक बना करके नमक बेचा। अब मजेदार बात सुनो, वहां अंग्रेज था ही नहीं आसपास, अंग्रेज है ही नहीं आसपास, तो गिरफ्तार होंगे ये? गिरफ्तार कौन करेगा इनको? जैसे कुमाऊं वालों ने क्या किया, खुलेआम नमक बेचा, विरोध किया, आंदोलन किया, इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, लूनी नदी नमक बेचा। ये फोटो खींच फटाफट ना, 2-4 फोटो खिंचाई। फिर ये फटाफट आई देहरादून, और देहरादून में भी एक लोकल नदी थी यमुना की सहायक, नून नदी। तो देहरादून की नून नदी और पौड़ी की लूनी नदी से नमक बनाया गया, उस नमक को बेचा गया। गढ़वाल वालों ने ये काम किया पहला। तो 6 फोटो तो यहां से आ गई इनकी, नून नदी देहरादून और पौड़ी की लूनी नदी और देहरादून की नून नदी से नमक बनाया गया। और धड़ाधड़ 9 फोटो, तो 6 फोटो ये भेज दी गांधी जी की। तब मिस कॉल 250 हो गई थी। तो लूनी नदी और नून नदी, ये 2 नदियां हैं जिनसे नमक सत्याग्रह के दौरान क्या बनाया गया, नमक बनाया। अब दूसरा क्या करना था इनको, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह में क्या करना है, अंग्रेजों का झंडा हटाना है, भारत का झंडा लगाना है, मतलब भारत का झंडा लगाओ। तो कुमाऊं वालों ने कितना भयंकर किया ना झंडा सत्याग्रह। कुमाऊं वालों ने झंडा सत्याग्रह, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन, क्या मारपीट हुई, सब चारों तरफ से देख रहे थे। यहाँ बहुत सिंपल है, एक आदमी था, इसका नाम था राम प्रसाद नौटियाल। वो दुकान में गया, वहां से एक तिरंगा झंडा लाया, तिरंगा झंडा ला करके पैदल पैदल लगा बाट, बद्रीनाथ मंदिर पहुंचा और उसने बद्रीनाथ मंदिर में झंडा लगा दिया। एक फोटो, एक 4-5 फोटो खींच ली। इनका मजाक में नहीं चल रहा, ऐसा होता आंदोलन। तो बद्रीनाथ मंदिर में राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर में तिरंगा झंडा लगाया गया। वहां तो तुम भी लगा सकते, लगा लो, क्या दिक्कत है, तुम लगा अपने गांव नरसिंह, जब तक वहां कोई भी लगा सकता है। तो इनके आंदोलन वैसे नहीं है कुमाऊं की तरह कि जो इम्पैक्ट डाले ना,
और लोगों को मोटिवेट कर सके। ये तो निपटाने वाला काम कर रहे हैं। तो झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राम प्रसाद नौटियाल। राम प्रसाद नौटियाल ने तिरंगा झंडा कहां फहराया? बद्रीनाथ मंदिर पे। फिर खतरनाक आदमी आया, बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य के द्वारा 28 अगस्त 1930 ईस्वी को जैरी खान इंटर कॉलेज में झंडा फहराया गया। 5 बजे के बाद अब छुट्टी हो गई थी। नहीं बढ़िया? बढ़िया है इनका। बलदेव सिंह आर्य, फोटो तो खींचनी, धड़ाधड़ फोटो खींचे, गांधी जी को भेज दी। ये तो पेपर में भी आता प्रश्न। जहरी खान झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व। कपाल जहरी खान, जैसे तुम्हारे को है स्कूल क्या, ये झंडा लगा दिया वहां शाम को, चलो रे जनगण मन करो, सबने जनगण मन के जाओ घर। गिरफ्तार नहीं हो रहे हो, क्योंकि ये आंदोलन जहां पर हो रहे हैं वहां पर उन क्षेत्रों में पुलिस तो है ही नहीं। तो गढ़वाल में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? उत्तरी गढ़वाल में, मतलब चमोली गढ़वाल में राम प्रसाद नौटियाल, दक्षिणी गढ़वाल में बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य ने जैरी खान इंटर कॉलेज में झंडा फहरा दिया। राम प्रसाद नौटियाल ने बद्रीनाथ मंदिर में। लूनी और नून नदी में नमक बना दिया गया। और क्या करना है बोला? करबंदी। तो करबंदी की जब बातें उठी तो गढ़वाल क्षेत्र में एक जगह थी जिसको बोलते हैं गुजड़ू। पौड़ी जिले के अंदर एक पट्टी है, उसका नाम क्या है? गुजड़ू। तो गुजड़ू वालों ने हल्ला कर दिया। गुजड़ू वालों को जब पता चला कि टैक्स नहीं देना है तो गुजड़ू वालों ने कहा ये आई मजा, हम नहीं दे रहे। तो गुजड़ू वालों ने अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने कहा हम आपको टैक्स नहीं दे रहे। तो जैसे कुमाऊं में करबंदी आंदोलन हुआ था सल्ट में, ऐसे ही गढ़वाल में करबंदी आंदोलन कहाँ हुआ? गुजड़ू। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। इसलिए इसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं? तो फिर आपके पास आंसर होगा। गुजड़ू जो है इसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। तो मजेदार था ना 1930। ठीक है भाई, कुमाऊं में तो भयंकर तरीके से आंदोलन हुए, गढ़वाल वालों ने भी थोड़ा बहुत निपटा दिया, चलो हल्का फुल्का। साल 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन धूम धड़ाके से चला। तो 1930 में लोग ग्रुप सी की तैयारी नहीं करते थे, ये करते थे। फिर होता था एक बार, नहीं ये क्या मजा है। तो सुबह उठे मुर्दाबाद जिंदाबाद चल रहे भाई। नहीं एक बार घर से निकले पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया था आंदोलन में, पहुंचा कहाँ? जेल में, जेल से पहुंचा कहीं, कहीं से पहुंचा, मजा ही था। नहीं ये भी एडवेंचर वाली लाइफ रही होगी भाई। आज कहाँ गया था? नमक बनाने, कभी माछा भात खा रहा यार। एक बार फिर हो ही जाता जो नहीं ठीक था। कहाँ जा रखा है? बद्रीनाथ मंदिर जा। टेंशन नहीं है भाई इसमें, ये कुछ नहीं, रीजनिंग में तो कुछ नहीं, अपना बढ़िया चल रहा था। फिर धीरे धीरे मजा आने लग गया इस आंदोलन में। हाँ भाई तू कितनी बार गया जेल में? 5 बार। 9 बार। मजा आ रहा जेल में, बहुत बढ़िया चल रहा था। अरे सारा चीज बढ़िया तरीके से चल रहा था। इस बीच गांधी जी ने उस समय के गवर्नर जनरल वायसराय इरविन से मुलाकात करी और गांधी इरविन का समझौता हुआ। और गांधी इरविन के समझौते के बाद गांधी जी ने कहा बंद कर दो बलिए भाई, जो भी आंदोलन कर रहे थे आंदोलन को स्टॉप कर दो। लेकिन आंदोलनों के इस दौर में, सविनय अवज्ञा के इस दौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारे राज्य से संबंधित होता है, उसको बोलते हैं पेशावर कांड। आपने सुना होगा ना पेशावर कांड। तो कल की कहानी में पेशावर कांड और 31-32 के प्रमुख आंदोलन, 2 टॉपिक कल करते हैं। इतना आज कर लो आप, चलो इसको याद करो।